जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 353 में। आज तारीख है 29 सितंबर 2020 और हम आपके साथ लेकर पहले प्रश्न के साथ उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत किस स्थान पे? उत्तर है 116वें स्थान पे। अब ध्यान देंगे कि ये लिस्ट जारी कौन करता है। तो अभी अभी आपने देखा वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किए थे, क्या? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले एक प्रश्न और भी बनेगा कि कितने देशों में भारत का स्थान 116वां है। तो अभी कुल 174 देशों का लिस्ट जारी करा गया जिसमें भारत का रैंक 116वां है। ठीक है, जबकि इसके ठीक पिछले साल लिस्ट जारी करा गया था 157 देशों का, यानी 157 कंट्रीज का। ठीक है, जिसमें भारत का रैंक क्या था? 115वां था। ठीक है, और ये जो रैंक जारी करता है वर्ल्ड बैंक, वो किस आधार पे करता है? तो ये उस देश के बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट तैयार करता है। ठीक है, एक बात यहाँ से और भी आप ध्यान देंगे कि एक टर्म हमने यूज किया है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं डेविड मालपास। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था? जुलाई 1944 में। और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीएफओ यानी चीफ फिनांस ऑफिसर कौन है? ठीक है, तो वो हैं अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत। और वर्ल्ड बैंक में जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी है? तो यहाँ दो तरह के सदस्य होते हैं। ठीक, एक IBRD सदस्य। अब IBRD क्या है? तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो IBRD सदस्य जो हैं उनकी संख्या है 189। ठीक है, जबकि IDA सदस्य, यानी IDA का मतलब क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, तो IDA के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 173। एक प्रश्न यहाँ से और भी बनाया जा सकता है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है वॉशिंगटन DC। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमने अपने पहले प्रश्न से इकट्ठा किया। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। कहाँ जमीन के अंदर 200 करोड़ में अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनेगा? उत्तर है वडनगर, गुजरात। और ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका गांव भी है, और इसी गांव में विश्व का अनोखा जमीन के अंदर 200 करोड़ की लागत से हेरिटेज म्यूजियम बनेगा। अब ध्यान देंगे कि ऐसा हेरिटेज म्यूजियम ये विश्व में दूसरा है। क्यों? यानी इससे पहले भी एक जगह बन चुका है। वो कहाँ पे बना है? तो आपने ग्रीस के एथेंस शहर का नाम सुना होगा। ठीक है, और वहीं एथेंस में विश्व का सुप्रसिद्ध एक्रोपोलिस बीनीथ द सरफेस, यानी कि एक्रोपोलिस के नाम से जमीन के अंदर हेरिटेज म्यूजियम स्थापित है। कहाँ पे? ग्रीस के एथेंस शहर में। ठीक है, और इसी थीम पर भारत में भी कहाँ पे? वडनगर, गुजरात में बनाया जा रहा है। ठीक है, अब तो अगर आपसे पूछता है तो जो भारत में बन रहा है वो एथेंस में जो एक्रोपोलिस है उसके बाद का स्थान भारत का होगा। ठीक है, जिसमें कि जमीन के अंदर 7 मंजिल तक का फ्लैट बनाया जाएगा। ठीक है, और उसी में ये हेरिटेज म्यूजियम स्थापित होगा। ठीक है, एक बात और भी ध्यान देंगे कि मैंने अभी अभी बताया आपको कि ये हमारे प्रधानमंत्री के अपना गांव है, अर्थात हमारे प्रधानमंत्री इसी गांव से आते हैं, तो इसलिए इसे आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 3 की तरफ। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम खोला गया है? उत्तर है स्विट्जरलैंड। अब ध्यान देंगे आप कि स्विट्जरलैंड जो है वहां पर विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम खोला गया, यानी कि आप एक स्टोर पे जाकर के और हर तरह के चॉकलेट्स खरीद सकते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान देंगे, वो ध्यान क्या देना है कि ये जो चॉकलेट म्यूजियम खोला गया इसका उद्घाटन किसने करा है? तो इसका उद्घाटन करा है टेनिस के फेमस प्लेयर, आपको शायद नाम स्ट्राइक कर गया होगा, कौन? रोजर फेडरर। उन्हीं ने इसका उद्घाटन करा। और ये जो म्यूजियम है, चॉकलेट म्यूजियम, ये 65,000 वर्ग फुट इलाके में फैला हुआ है। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान देंगे कि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी दुकान, उसका नाम क्या है? लिंट चॉकलेट शॉप। क्या है? लिंट चॉकलेट शॉप। तो सबसे बड़ी दुकान यहीं स्थापित करी गई है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। इम्पैक्ट मीडिया के लिए GF स्कूल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर है मीरा नायर। तो आप मीरा नायर का नाम ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 स्टार
कोविड-19 रेटिंग वाला बना विश्व का पहला एयरपोर्ट कौन है? ठीक है, तो वो है फिकिसिनो एयरपोर्ट, जो कहाँ पे है? इटली के रोम शहर में। अब ध्यान देंगे कि फिकिसिनो एयरपोर्ट का ही नाम क्यों आया है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान देंगे कि जो इटली में यानी इटली के रोम शहर में जो फिकिसिनो एयरपोर्ट है, ठीक है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि यूके आधारित और एयरलाइन सर्विस फर्म सिट्रेक्स से कोविड-19 5 स्टार रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट है। ठीक है, किसके द्वारा? तो यूके आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फर्म स्काईट्रैक्स से इसको कोविड-19 ले 5 स्टार यानी रेटिंग जो होता है ना, आपने भी देखा होगा 1 स्टार 2 स्टार जो रेटिंग मिलती है, तो उसी में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। ठीक है, और ऐसा होने की वजह से यह दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया। एक बात तो और भी ध्यान देंगे कि इटली का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट एफसीओ को यानी कि इटली का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट एफसीओ को लियोनार्डो दा विंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए, ठीक, कि जो इटली का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है एफसीओ, ठीक, उसको हम और भी किस नाम से जानते हैं? लियोनार्डो दा विंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। एक बात और भी यहाँ से ध्यान देंगे, हम अभी बात कर रहे थे फिकिसिनो एयरपोर्ट का, ठीक है, तो ये जो फिकिसिनो आपको कहीं की फिमिसिनो भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जो फिमिसिनो हवाई अड्डा है, इसने कोविड-19 के प्रसार को कम करने तथा कारगर स्वच्छता प्रक्रिया के लिए अन्य निवारक प्रयासों की वजह से इसे क्या मिला है? 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है और इसीलिए ये चर्चा में है। तो आप इस एयरपोर्ट का नाम ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। इम्पैक्ट 2020 की मेजबानी किसने किया है? उत्तर है सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज। कौन? सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे किसने लॉन्च करी है? उत्तर है टाइटन एसबीआई। अब ये है क्या कि टाइटन एक वॉच ऐसा निकाला है, ठीक है, लॉन्च करा है, जिसमें कि एसबीआई के योनो जहाँ जहाँ सर्विस हैं वहाँ पे आरबीआई के निर्देश के अनुसार, ठीक है, जो कि कोई भी बैंक कितना क्या कर सकता है इसका निर्देश जारी कौन करता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, तो उसके जारी निर्देश के तहत आप इस टाइटन पे जो घड़ी लॉन्च करी गई है, इसके माध्यम से बिना पिन कोड डाले 2000 रुपये तक निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक बात यहाँ पे और भी ध्यान देंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जहाँ जहाँ योनो एसबीआई संचालित है वहाँ वहाँ आप टाइटन पे का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात और भी ध्यान देंगे, इस वॉच में नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी हम उसको एनएफसी शॉर्ट में कह सकते हैं। ये प्रश्न आपसे जरूर बनाया जा सकता है कि जो टाइटन पे है उसमें कैसा चिप लगा है, तो उसी चिप का नाम है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इस वॉच में एक नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप लगा हुआ है, ठीक है, जो कि घड़ी में एक टैप सुविधा को प्रदान करता है और उसी टैप सुविधा की वजह से आप योनो एसबीआई जहाँ जहाँ संचालित है वहाँ इस वॉच के माध्यम से बिना पिन कोड डाले क्या कर सकते हैं? पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ से और भी ध्यान देंगे, ये टाइटन पे घड़ी एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड ही है, ठीक, और या फिर ये एक संपर्क रहित यानी कॉन्टैक्ट लेस डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। ठीक है, और इस घड़ी की कीमत लगभग 2995 रुपये से शुरू होती है और 5995 रुपये तक इसकी कीमत रखी गई है। एक बात यहाँ से ध्यान देंगे क्या कि टाइटन से संबंधित हमसे कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पहला, टाइटन कंपनी की स्थापना 1984 में, इसके अध्यक्ष कौन है? एन मुरुगनंथम। कौन है? एम मुरुगनंथम। ठीक है, हेडक्वार्टर का है इसका बेंगलोर में। और एसबीआई से क्या संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, तो एसबीआई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ये हैं रजनीश कुमार और हेडक्वार्टर का है महाराष्ट्र। स्थापना कब हुई थी? 1955। तो इतनी जानकारी आप यहां से ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म्स 9 स्टैक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करा गया? तो आपने सुरेश रैना का नाम सुना होगा, जो कि क्या है? इंडियन क्रिकेटर हैं।
और हाल ही में इन्होंने संन्यास की भी घोषणा जब धोनी ने करी थी तो उसी समय इन्होंने भी संन्यास की घोषणा करी थी, ठीक है। और यही अब ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं किसके, पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks के, ठीक है। तो यहाँ एक बात आप ध्यान रखेंगे कि 9stacks की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। कब, 2017 में। किसने करा था, तो इसकी स्थापना जो है वो कुल 3 लोगों ने मिलकर करी थी। कौन कौन, तो एक हो गया सुधीर कामत, दूसरे हैं प्रतीक कुमार और तीसरे हैं ऋषभ माथुर। इन तीनों ने मिलकर के 2017 में 9stacks की स्थापना करी थी। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च हेतु कौन साझेदार हैं। उत्तर है फेसबुक, कॉर्सेरा। कौन कौन, फेसबुक और कॉर्सेरा एक दूसरे के साझेदार है। किसके लिए, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। वैश्विक स्मार्ट सिटी की सूचना में किस शहर का पहला स्थान है, ठीक है। तो वैश्विक स्मार्ट सिटी में पहला स्थान है सिंगापुर का। किसका है, सिंगापुर का। अब ध्यान देंगे सबसे पहला प्रश्न क्या बनाया जा सकता है कि ये स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी कौन करता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर के यह स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी करा है, ठीक है। इसमें कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया। कितने शहरों का, 109 शहरों का, ठीक है। जिसमें कि पहले रैंक पे आपने सुना कौन है, तो पहले रैंक पे है सिंगापुर, दूसरे पे कौन है, हेलेंसिकी शहर है, और तीसरे पे कौन है, ज्यूरिख शहर है। ये 3 तो पहले जो रैंकिंग है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं अपने इंडिया के कौन कौन से शहर किस किस रैंक पे हैं, ठीक। तो हैदराबाद जो है उसको स्थान मिला है कौन सा, तो अभी आप देख रहे हैं कि हैदराबाद को मिला है 85वां स्थान। कौन सा, 85वां स्थान। और 2019 में अगर जाते हैं तो 2019 में हैदराबाद जो था वो 67वें स्थान पे था। यानी कि कहीं ना कहीं भारत का स्मार्ट सिटी इंडेक्स में स्थान खराब हुआ है, ठीक है। अब आइए जो पिछले साल कुछ देश थे, सॉरी कुछ राज्य थे या शहर थे जिनका इंडेक्स क्या था जानते हैं, और इस बार वो किस नंबर पे ये भी जानते हैं। तो अभी जो हाल ही में इंडेक्स जारी करा गया है 2020 का स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, उसमें न्यू दिल्ली जो है वो 86वें स्थान पे है, जबकि पिछले साल जो जारी हुआ था उसमें 68वें स्थान पे था। मुंबई को 93वां स्थान मिला है, जबकि पिछली बार 78वें स्थान पे था। और बेंगलुरु को 95वां यानी 95th रैंक मिला है, जो कि पिछली बार 79 रैंक पे था। तो कहीं ना कहीं भारत का जो है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में रेटिंग क्या है, खराब हुआ है, ठीक है। इसी वजह से जो स्थान है वो कमजोर पड़ा है, ठीक है। एक बात और भी यहाँ से ध्यान देंगे कि ये जो सूचकांक है वो आर्थिक और तकनीक डेटा तथा वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी धारणा पर कि वो बताते हैं कि हमारा शहर कितना स्मार्ट हुआ है, और उसी आधार पे ये रैंक बनाया जाता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हम प्रश्न संख्या 9 से प्राप्त होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये हमारा अगला प्रश्न है, 10 को मैंने अभी आपके साथ जिक्र करा, और प्रश्न संख्या 11, वैश्विक स्मार्ट सिटी में शामिल भारतीय शहरों का स्थान कौन सा है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि हैदराबाद जो 85वें स्थान पे है 2019 में किस में था, 67वें स्थान पे। दिल्ली जो 86वें स्थान पे है 2019 में किस में था, 68वें स्थान पे। मुंबई जो 93वें स्थान पे है और ये था पिछली साल 78वें स्थान पे। बेंगलुरु जो 95वें स्थान पे है और ये पिछली बार 79 रैंक पे था। तो आप इस रैंक को ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। हाल ही में चर्चित नियो हाउज़र्टन जॉर्डन क्या है। तो ध्यान देंगे कि ये जो है वो एक ग्रीनलैंड में स्थित ग्लेशियर का नाम है। क्या है ये, ग्रीनलैंड में स्थित एक ग्लेशियर है, ठीक है, यानी हिमनद है, और उसी का नाम है। तो आप नियो हाउज़र्टन जॉर्डन का नाम ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न अगर बनता है तो एज इट इज इसी तरीके से आपसे बनाया जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। मेकेदातु परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण है। उत्तर है तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी को लेकर के,
ठीक है, ये विवाद है, यानी इन दो राज्यों के बीच, किसके किसके, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। अब ध्यान देंगे यह परियोजना जो है कौन, मेकेदातु परियोजना, यह कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी पर स्थापित की जा रही है। ठीक है, और यह परियोजना तमिलनाडु के रामानंगरम जिले में मेकेदातु के पास स्थित है। अब इसी वजह से जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो बता रहा है कि इससे उसको क्या दिक्कत है, या फिर इससे उसका कौन सा हिस्सा छीन जाएगा, या इस परियोजना से उसे कौन कौन सा लाभ नहीं मिल पाएगा। इस वजह से उसने पिटीशन फाइल करी। ठीक है, और गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी उसने, यानी केंद्र सरकार को भी उसने पत्र लिखा। ठीक है, जबकि कर्नाटक गवर्नमेंट कह रही है कि हम बेंगलुरु शहर के पेयजल की आपूर्ति के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, न कि कृषि के लिए, क्योंकि इस परियोजना के तहत इस जो कावेरी नदी है इसके जल को लेकर के कृषि से संबंधित कुछ समझौते पहले भी करे जा चुके हैं। तो तमिलनाडु कह रहा है कि इसी समझौते का उल्लंघन हो रहा है, जबकि बेंगलुरु ने कहा है कि हमने कृषि के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करा है और हमने कोई उल्लंघन नहीं करा है। तो यही है मेकेदातु परियोजना। आपसे प्रश्न यही बन सकता है कि किन दो राज्यों के बीच ये विवाद है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक। किसके लिए विवाद है, तो जो कावेरी नदी है, ठीक, उसी के जल को लेकर के विवाद है। किस नदी पर बनाया जा रहा है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कावेरी नदी पर। इतना आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। फीफा की ताजा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे है, उत्तर है बेल्जियम। अब ध्यान देंगे आप कि टोटल जो ये रैंकिंग जारी करी गई है, ठीक है, उसमें अपना देश भारत किस स्थान पे है, तो भारत जो है उसको इसमें, यानी जो अभी फीफा की हाल ही में रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारत 109वें स्थान पे है। जबकि पिछली बार ये रैंकिंग जारी हुई थी तो अपना देश भारत 108वें स्थान पे था। तो हमें एक स्थान का नुकसान हुआ है। पहले स्थान पे इस बार कौन है, बेल्जियम। दूसरे पे कौन है, फ्रांस। तीसरे पे कौन है, ब्राजील। चौथे पे इंग्लैंड और पांचवें पे पुर्तगाल है। अब बात यहाँ पे आई है फीफा की, तो फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब करी गई थी, 21 मई 1904 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिख, और ज्यूरिख कहाँ है, स्विट्जरलैंड का ये एक शहर है। और एक बात और भी ध्यान देंगे कि फीफा के प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है, तो ये हैं गियानी इन्फेंटिनो। कौन है, गियानी इन्फेंटिनो। तो इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष है, तो पहले स्थान पे अपने भारत के कौन से खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, और दूसरे स्थान पे कौन है, रोहित शर्मा। तो आप इन दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। किस देश ने अपने नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है, तो अभी हाल ही में अमेरिका की सरकार ने, यानी अमेरिकी सरकार ने ऐसी घोषणा की है कि वो अपने हर एक नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन दे करके या उपलब्ध करा करके और उनका चेकअप कराएगा। ठीक है, और अमेरिका जो है वो कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव भी झेला हुआ है। ठीक है, तथा हाल ही में अमेरिका में चुनाव भी होने हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। किस देश द्वारा जारी विवादास्पद मानचित्र के कारण भारत एससीओ के आभासी बैठक से किनारा कर लिया, उत्तर है पाकिस्तान। अब ध्यान देंगे कि एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी संघाई सहयोग संगठन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे काल्पनिक बैठक या आभासी बैठक का मतलब ये है, ये आपको पता होगा कि कोई भी मीटिंग इस समय वर्चुअल हो रही है, क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग डिजिटल माध्यम से ही कहीं भी कोई भी हम क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर पा रहे हैं। तो इसी मीटिंग में इसकी जो अध्यक्षता कहें या फिर इस मीटिंग का जो बैठक कराया वो किसने कराया, रसिया ने। ठीक है, और इसी मीटिंग में पाकिस्तान के द्वारा भारत के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में ऐड करके और वहां प्रस्तुत करने का काम किया गया, और इस चीज़ को भारत ने बताया कि ये पाकिस्तान का फर्जी नक्शा है। ठीक है, फर्जी मैप है, और इसी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए जो सुरक्षा सलाहकार की, चूंकि ये बैठक जो थी ये बैठक सुरक्षा सलाहकारों की थी। ठीक, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं
चाहे वो रसिया के हों, पाकिस्तान को, या फिर अपने देश भारत के हों, इन्हीं के बीच ये बैठक थी, ठीक है। और अपने तरफ से जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, कौन है, अजीत डोवाल, इन्होंने उस मैप को गलत करार देते हुए इन्होंने उस मीटिंग से खुद को किनारे कर लिया, ठीक है, यानी अलग करने का फैसला किया और खुद को अलग कर लिया। हालांकि इसके बाद फिर रसिया ने अपने बयान जारी करके कहे कि इस पे वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो ये कि एससीओ का फुल फॉर्म क्या है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। किस देश ने गलत मैप दिखाया, पाकिस्तान ने। किस देश ने खुद को अलग करने की बात करी है, भारत ने, ठीक है। और किसने अध्यक्षता करी, तो रूस ने। इतनी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो बैठक भी हुआ या संचालित हुआ वो रूस के माध्यम से ही हुआ। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 2020 के लिए एशिया गेम चेंजर का खिताब किससे दिया जाएगा? उत्तर है जेएफ विकास खन्ना। किसको? जेएफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर 2020 का खिताब दिया जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। ई संजीवनी को, यानी ई संजीवनी एक ऐप है, ठीक है, इसको अभी तक कितने राज्यों में लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया कुल 23 राज्यों में। कितने राज्यों में? 23, यानी 23 राज्यों में। आज का सवाल है आपके लिए, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब जरूर कमेंट में देंगे। फिर मिलेंगे अगले डेली डोज में, और इसमें बहुत सारे एग्जाम हैं, तो थोड़ा सा आप लोग सीरियस रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।